स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं 75 डेज चैलेंज की। हम इसमें देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम भारत के बांध एवं जलाशय, जानवरों के वैज्ञानिक नाम, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, खनिजों में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य, ये सब पढ़ चुके हैं। खेल कप और ट्रॉफी ये भी पढ़ चुके हैं हम। आज का हमारा जो टॉपिक है हिमालय की नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ, मतलब कि नदियाँ, हिमालय की नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय प्रायद्वीप की नदी, एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं आप, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन के लिए। देखिए पूरा मैंने एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस, स्टैटिक जीके का जो भी है मैंने तैयार कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर मेरे साथ आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तब। चलिए देखिए हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। किसके बारे में? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर। सबसे पहले आपको अंतर पता रहना चाहिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर क्या चीज़ है। नंबर 1 मैंने फैक्ट यहाँ पे लिख रखा है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बहुत प्राचीन हैं। पूछे कि सबसे प्राचीन नदियाँ कौन सी हैं? भारतीय प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं सबसे प्राचीन हैं, जबकि जो हिमालय की जो नदियाँ हैं वह कैसी हैं? नवीन हैं। हिमालय की नदियाँ कैसी हैं? नवीन हैं। हिमालय की नदियाँ अपनी युवावस्था में है। पूछे कि हिमालय की नदियाँ किस अवस्था में है? अभी युवावस्था में, अर्थात ये नदियाँ अभी भी अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं। मतलब कि जो नदियाँ युवावस्था होगी वो काम करेगी ना, जो चीज़ जो युवा होगा वो काम करेगी। तो मतलब कह सकते हैं जो नदियाँ युवावस्था में, वो नदियाँ अभी भी अपनी घाटी को क्या है? गहरा कर रही हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में, मतलब कि बूढ़ी नदियाँ हो गई हैं, जो मतलब कि बहुत प्राचीन नदियाँ। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी प्राचीन अवस्था में, इसका मतलब है वो अपनी प्रौढ़ावस्था में, मतलब कि बूढ़ी हो गई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी घाटी को गहरा करने का काम लगभग समाप्त कर चुकी हैं और आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। किसी भी नदी का आधार, किसी भी नदी का आधार समुद्र तल होता है। कोई भी नदी होती है उसका जो आधार होता है, मतलब कि बेस, वो क्या होता है? समुद्र तल ही होता है। दूसरा फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए दूसरा फैक्ट देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण करती हुई चलती हैं। जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उत्तर के भारत के मैदान में क्या करती हैं? विसर्पण करती हुई चलती हैं, मतलब कि इधर उधर धाराओं में बहती हुई चलती हैं। और कभी कभी ये नदियाँ विसर्पण करते हुए अपना रास्ता बदलती हैं। उदाहरण के लिए कोसी नदी क्या है? एक विसर्पण करते हुए जो नदी है वह चलती है, ठीक है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कठोर पठारी संरचना द्वारा नियंत्रित होने के कारण विसर्पण नहीं कर पाती, मतलब कि अपना मार्ग नहीं बदल पाती हैं, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग लगभग निश्चित ही होता है कि जो नदियाँ इधर बह रही है तो उधर ही बहेगी, क्योंकि उधर की चट्टानें क्या है? कठोर हैं। और हिमालय के उत्तर भारत की नदियाँ क्या है? वहाँ पे बिल्कुल कठोर हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पहले एक टेथिस सागर हुआ था, वहाँ से मलबे से, मतलब कि जो उत्तर भारत का मैदान है वो मलबे से बन के तैयार हुआ है। अर्थात उद्गम से लेकर मुहाने तक अपनी घाटी प्रवाहित होती रहती हैं। जो भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ हैं उद्गम से लेकर घाटी में प्रवाहित होती रहती हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कठोर चट्टानों में ही प्रवाहित होती हैं। ये बात समझ में आ गई? जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कठोर चट्टानों में प्रवाहित हो। हम मानते हैं कि आप बोर होते होंगे थोड़े, जब आप पढ़ेंगे तब आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या चीज़? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। नंबर 3 पे मैंने पॉइंट लिखा है, हिमालयी नदियाँ अधिक लंबी हैं। जो हिमालय की नदियाँ अधिक लंबी हैं क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम मुहाने से अधिक दूर है। जैसे कि सिंधु नदी है उसका काफ़ी दूर है, ब्रह्मपुत्र नदी है उसका भी काफ़ी दूर है, और गंगा नदी है उसका भी काफ़ी दूर है, सतलज नदी है उसका भी काफ़ी दूर है। तो मैं इन हिमालय की नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इससे अगले पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियाँ छोटी हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियाँ क्या हैं? छोटी हैं। जैसे कि ये मान लीजिए पठार है तो यहाँ से निकल रही सीधे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से निकल रही है, अब वो नदी यहाँ पे निकल के यहाँ पे बह के आ रही है, ऐसे करके, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो क्या हैं? छोटी हैं, क्योंकि उनका उद्गम है मुहाने से ज़्यादा दूर नहीं है। हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है? 2525 है। पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। पूछे कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कितनी है जिसकी लंबाई? 1465 किलोमीटर। साथियों कितनी है?
1465 किलोमीटर। पूछे कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी है। ये कहाँ से निकलती है एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ प्रत्येक नदी के बारे में, ठीक है, उसकी लंबाई, कौन सी सहायक नदी, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षा वाहिनी है। हिमालय से जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं वो वर्षा वाहिनी है। अब वर्षा वाहिनी किसे कहते हैं, चलिए इसमें देखते हैं। अर्थात हिमालय नदियों में वर्षभर जल प्रवाहित होता रहता है। जो हिमालय नदियाँ हैं उनमें क्या है, वर्ष भर जल क्या है, प्रवाहित हो। वो वर्षा वाहिनी वो मैं समझ लो कि बरसता है, बारिश होती तब, वो नहीं, मतलब कि जब बर्फ निकलते तो उनमें क्या है, बर्फ मतलब कि जल बहता रहता है, मतलब कि वर्ष भर बहती रहती हैं। क्योंकि हिमालय नदियों के दो स्रोत हैं, नंबर 1 ग्लेशियर और नंबर 2 है वर्षा जल। इन दो स्रोतों से क्या है, हिमालय नदियों को जल की प्राप्ति होती है। हिमालय की जो अधिकांश चोटियां हैं ना साथियों, हिमालय की जो अधिकांश चोटियां वे 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। कितनी है? मान लीजिए चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी 8848 मीटर है, ठीक है। कितनी है? मान लीजिए ये है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, इसकी 8848 है। और जबकि वायुमंडल में हिमरेखा की जो ऊंचाई है वह कितनी है? 6000 मीटर पे क्या चाहिए? हिमरेखा की लंबाई है, ऊंचाई है। हिमालय की अधिकांश चोटियां 6000 मीटर से भी ऊंची। और वायुमंडल में हिमरेखा की ऊंचाई लगभग कितनी है? 4400 मीटर है। कितनी है? 4400 मीटर होती है वायुमंडल में हिमरेखा, मतलब कि बर्फ जम जाती है जब हम 4400 मीटर ऊपर जाते हैं। तो मतलब कि 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो क्या है, बर्फ मतलब कि जमने लगती है। हिमालय की जो चोटी हिमरेखा के ऊपर होती है उससे वो बर्फ से आच्छादित रहती है। जो हिमालय की जो भी चोटी है ना, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है क्या चीज़, हिमरेखा 4400 मीटर, माफ़ी चाहेंगे मैंने तब उस टाइम 666 बोल दिया था। 4400 मीटर पे क्या चाहिए? हिमरेखा है, हिमरेखा, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये वाला है माउंट एवरेस्ट, क्या चाहिए? ये माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। अब यहाँ पे जो 4400 मीटर होगी वहाँ पे ऊपर का जो एरिया होगा वहाँ पूरा बर्फ से ढका हुआ होगा। वो पूरा एरिया क्या होगा? बर्फ से ढका होगा, और वो बर्फ पे पिघलेगी तो क्या है, नदी में जल आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई। बर्फ अच्छा देते वास्तव में हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर का जल ही हिमालय की नदियों का मुख्य स्रोत है। जो ग्लेशियर का जल ही वास्तव में हिमालय में पाए जाने वाले जो ग्लेशियर हैं का जल ही क्या है, हिमालय की नदियों का मुख्य स्रोत है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा वाहिनी ना होकर मौसमी है, मौसम पे ऊपर डिपेंड है, जब बारिश होगी तब इनमें जल होगा। अर्थात वर्ष के कुछ महीने ही जल की मात्रा बनी रहती है, वर्ष के कुछ महीने ही वर्ष की कुछ महीने ही जल की मात्रा बनी रहती है। अर्थात अन्य महीनों में या तो जल कम हो जाता है या तो बिल्कुल ही सूख जाता है। जब वर्षा नहीं होती उस क्षेत्र में तो नदियों में क्या है, बाढ़ मतलब कि जो पानी है वह या तो सूख जाता है या तो वह बिल्कुल कम हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत को केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उन पर केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हिमरेखा की औसत जो ऊंचाई है वह कितनी है? 4400 मीटर है। ऊंचे की वायुमंडल में हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? 4400 मीटर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर है। देख रहे हो, तो वहाँ पे जब 800 मीटर और हिमरेखा के अंतर भी जहाँ बर्फ जमती है वो 4400 मीटर है, तो मुश्किल है वहाँ पे कि ग्लेशियर की जरिए वहाँ पे जल उन नदियों को नहीं मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर ग्लेशियर नहीं मिलते हैं। ग्लेशियर कहाँ मिलेंगे? जब हिमरेखा की जो चोटी 4400 मीटर से अधिक ऊंची होगी तो वहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नदियों की पूछे कितनी अवस्थाएं होती हैं? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। प्रायद्वीपीय भारत है दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 वे नदी जो अरब सागर में गिरती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती हैं वो। देखिए कैसे, देखिए अब आपके लिए थोड़ा बता देता हूँ मैं। इधर क्या चीज़ है? बंगाल की खाड़ी है साथियों, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या चीज़ है? आपका अरब सागर। इधर क्या चीज़ है? ये बंगाल की खाड़ी है इधर, और इधर क्या चीज़ है? अरब सागर है। और यहाँ पे क्या चीज़ है? खंबात की खाड़ी। ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ये खंबात की खाड़ी है, और यहाँ पे क्या चीज़ है? ये कच्छ की खाड़ी है। तो जो नदी इधर गिरती है, जो नदी इस साइड में गिरती है वो क्या कहलाएगी? अरब सागर में गिरने वाली नदी। और जो नदी इधर गिरती है वो क्या कहलाएगी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी।
तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरेगी, अरब और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। अब आप एक सोचते होंगे, देखिए यहाँ इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल, मतलब कि इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात, मतलब कि जो खंबात की खाड़ी उसे बोलते हैं गल्फ, और इधर कहते हैं बे। इसे बे और गल्फ, जबकि अंतर दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम ही होती है खाड़ी। जब जल का मार्ग अधिक होता है, मतलब कि खाड़ी जब बड़ी होती है तो उसे कहते हैं बे, अब जब छोटी होती है तो उसे क्या कहते हैं गल्फ, बस इतना अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब कि अरब सागर में जो नदी, देखिए मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। जो नदी बंगाली खाड़ी में गिरी वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कहलाई, जो अरब सागर में गिरी वो अरब सागर में गिरने वाली नदी कहलाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अब देखिए बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, गिराने वाली या पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। देखिए बंगाल की खाड़ी की मैं बता रहा हूँ अभी, देखिए मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे जो नदी इधर क्या चीज़ है आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इधर क्या चाहिए बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए जो नदी इधर गिरी बंगाल की, मैं पहले पढ़ रहा हूँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, कैसे जो नदी बंगाल की खाड़ी में, जैसे कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बैगाई और ताम्रपाणी। ये नदियाँ जो भी है ना, कितनी हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, ठीक है, कावेरी, बैगाई, ताम्रपाणी, ये नदियाँ कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, इधर। और इधर गिरती हैं जैसे ऐसी इधर नदी गिरती है, जैसे पाम्बा नदी है, ठीक है, और ज्वारी, ऐश्वरी जो नदियां हैं इधर गिरती हैं, जैसे नर्मदा नदी है, ये किधर इधर गिरती हैं, इधर क्या है आपका अरब सागर है। अभी हम इस क्षेत्र में जो नदियां गिरती हैं ना बंगाल की खाड़ी में, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दामोदर नदी गिरती है आपकी कहाँ पे, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, मतलब कि देखिए ऊपर क्या चीज़ है आपका उत्तर और नीचे क्या चीज़ है आपका दक्षिण। जैसे कि दामोदर नदी, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, ऐसी नदियाँ, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ये क्रम है। देखिए दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बैगाई, ताम्रपाणी, ये जो नदियाँ हैं ना ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसे पूछ लेता है कोई भी नदी दे देगा इनमें से, पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूछे कि गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। पूछे कि ये नदी कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। पेनार नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ब्राह्मणी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ज़्यादातर गोदावरी नदी के बारे में पूछा जाता है, स्वर्णरेखा नदी के बारे में पूछा जाता है, और दामोदर नदी के बारे में पूछा जाता है। दामोदर नदी क्या है, जो गंगा नदी की एक भीतर क्या है, हुगली नदी, उसकी सहायक नदी है, ठीक है, उसकी सहायक नदी, मतलब उसमें जाकर के अपना जल मिलाती है, उसके जरिए कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। देखिए दामोदर नदी के बारे में आपको पढ़ाता हूँ पहले, किसके बारे में, दामोदर नदी के बारे में। चलिए दामोदर नदी किसके बारे में, दामोदर नदी के बारे में पढ़ते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में अपना जल हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है, मैंने बताया था अभी आपके लिए। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में न गिरकर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है, हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर पठार, और यह नदी बीचावास में प्रवाहित होती है। ऊपर का भाग है हजारीबाग का पठार, ऊपर का जो क्षेत्र कहलाता है दामोदर नदी से ऊपर का जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है हजारीबाग का पठार। क्या चीज़, हजारीबाग का पठार, और नीचे का कहलाता है रांची का पठार, ठीक है, क्या चीज़, रांची का पठार। क्या कहलाता है, रांची का पठार कहलाता है। दर छोटा नागपुर पठार से निकलती है ये नदी बीचों बीच से, और कहाँ पे, हुगली नदी में जाकर के अपना जल मिलाती है। तो और बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के माध्यम से ही अपना जल गिराती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णरेखा नदी के बारे में देखो, स्वर्णरेखा नदी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलकर 3 राज्यों, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है, और 3 राज्यों, पूछे कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। पूछे कि
स्वर्णरेखा नदी किस राज्य के तट पर अपना मुहाना बनाती है? तो उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। कहाँ पे? उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। पूछे कि कितने राज्यों में बहती है? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। पूछे कि झारखंड की राजधानी किस नदी के किनारे है? रांची। जो झारखंड की राजधानी है रांची किस नदी किनारे है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। देखिए, और छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, मतलब कि औद्योगिक कारखाने से संबंधित क्षेत्र है, इसलिए औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ स्वर्णरेखा नदी में ही गिराया जाता है। जो औद्योगिक पदार्थ है वहां से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ गिराया जाता है? स्वर्णरेखा नदी में गिराया जाता है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी है। स्वर्णरेखा नदी क्या है? बहुत प्रदूषित हो चुकी है, और प्रदूषण के कारण इस नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते। पूछे कि किस नदी में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पूछे कि किस नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं? तो स्वर्णरेखा नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। पूछे कि जैविक मरुस्थलीय नदी के नाम से किसे जाना जाता है? जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो साथियों, स्वर्णरेखा नदी को जाना जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से किसे? स्वर्णरेखा नदी को जाना जाता है। झारखंड का एक प्रमुख शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। झारखंड का एक प्रमुख शहर क्या है? जमशेदपुर। क्या है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पूछे कि झारखंड का प्रमुख शहर, पूछे कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे? जो रतन टाटा है ना, रतन टाटा जी, उन्होंने जमशेदपुर शहर की स्थापना की थी। जमशेद जी टाटा उन्होंने की थी। तो पूछे कि किस नदी के किनारे है जमशेदपुर शहर? स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। बैतरणी नदी, बैतरणी नदी उड़ीसा के केवझर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। पूछे कि स्वर्णरेखा नदी किस राज्य पर अपना मुहाना बनाती है, मतलब कि डेल्टा बनाती है? तो कहाँ पे? उड़ीसा के तट पर। और बैतरणी नदी भी कहाँ पे? उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। देखिए, अब देखते हैं आगे ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी। देखिए, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी का निर्माण जो है ना, दो नदियों के मिलने से हुआ है। एक है शंख और एक है कोयल। एक है शंख और एक है कोयल। पूछे कि शंख और कोयल नदियां किस नदी का निर्माण करती हैं? तो ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसका? ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। देखिए, ब्राह्मणी जो नदी है रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से? रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर पठार से 3 नदियाँ, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। छोटा नागपुर पठार से कौन कौन सी नदी निकलती हैं? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। और ऊपर है शंख और कोयल। क्या चीज़? शंख और कोयल। इन दो नदियों मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। और बैतरणी नदी, जबकि बैतरणी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, केवझर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती बैतरणी, वो कहाँ से निकलती है? केवझर पठार से निकलती है। देखिए, महानदी के बारे में बताते हैं। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। महानदी कहाँ से? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है। मतलब कि उड़ीसा में भी, उड़ीसा के तट पर ये भी नदी अपना डेल्टा बनाती है और ब्राह्मणी नदी भी डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। और छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ जो बेसिन है किसके लिए प्रसिद्ध है? धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। पूछे कि धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। पूछे कि उत्तर प्रदेश में किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा। बताइए जरा। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम ऐसे ही डेली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा टारगेट है आप एसएससी जीडी में 20 में से 19 क्वेश्चन तक ठीक करें। ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो को विराम देता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।